अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोग्लिया के बारे में, जो होते हैं ग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये लफ्ज़ आता है यूनानी ज़बान से, जिसका मतलब होता है छोटी ग्लू। और शायद ये सुनकर आप थोड़ा उलझन में आए हों, लेकिन जब सारे ग्लियल सेल्स को इनका नाम मिल रहा था, तो जो माइक्रोग्लिया था वो थोड़ा छोटा सेल था बनिस्बत बाकी ग्लियल सेल्स के। तो इनका नाम माइक्रोग्लिया पड़ गया। और जो बाकी दूसरे ग्लियल सेल्स हैं, इनको एक साथ कभी कभी मैक्रोग्लिया कहा जाता है, क्योंकि वो सारे बड़े हैं माइक्रोग्लिया से। ज्यादातर या सारे माइक्रोग्लिया शायद ड्राइव हुए हैं मोनोसाइट्स से, जो आए हैं बोन मैरो से सर्कुलेट करके, जो कि फिर दाखिल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसी वजह से ये हिस्सा होते हैं एक एम्ब्रियो का, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। और जो बाकी न्यूरल सेल्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं एक्टोडर्म से। तो माइक्रोग्लिया पाए जाते हैं कई मुख्तलिफ शक्लों में। तो एक रेस्टिंग माइक्रोग्लिया में एक छोटा सोमा होता है और बहुत सारे लंबे ज़्यादा शाखों वाले अमल, जो हर सिम्त में जा रहे होते हैं। और जब वो इस शक्ल में होते हैं, इनको कहते हैं रेस्टिंग माइक्रोग्लिया। अब जो एक्टिव माइक्रोग्लिया होते हैं वो बड़े होते हैं और इनकी शक्ल बस कुछ ऐसी होती है, एक बिल्कुल अजीब और गरीब गोल दायरा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका शेप एक अमीबा की तरह होता है। तो जब वो दिखने में ऐसे होते हैं, इनको कहते हैं एक्टिव माइक्रोग्लिया। जब माइक्रोग्लिया होते हैं रेस्टिंग पोजीशन में, वो बुनियादी तौर पर बस ऐसे ही फारिग बैठे हुए होते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सैंपलिंग कर रहे होते हैं। इनके पास ये लंबे ज्यादा शाखों वाले अमल प्रोसेसेस होते हैं बाहर की तरफ निकलते हुए, और वो नजर रखते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड पर। और वो बुनियादी तौर पर किसी किस्म के मसले को तलाश कर रहे होते हैं। और जब रेस्टिंग माइक्रोग्लिया को किसी किस्म का मसला नजर आता है, तो वो तब्दील हो जाते हैं एक्टिव माइक्रोग्लिया में। ये अपनी लंबी शाखें वापस ले लेते हैं और बदल जाते हैं ऐसे फजूल से गोल एक्टिव माइक्रोग्लिया में। और जो अहम मसला ये ढूंढ रहे होते हैं वो है इन्फ्लेमेशन। चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू की किसी चोट की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया या कोई वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दाखिल हो गया हो। अब जो एक्टिव माइक्रोग्लिया होते हैं वो दिखते हैं और हरकत भी करते हैं बिल्कुल मैक्रोफेजेस की तरह, जो जिस्म में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा सेल है जो टिश्यूज के दरमियान घूमता है और ढूंढ रहा होता है मुर्दा और जख्मी सेल्स या फिर बैरूनी सेल्स। तो एक्टिव माइक्रोग्लिया चला जाएगा या माइग्रेट कर जाएगा उस जगह जहां इन्फ्लेमेशन होगी, और वो बैक्टीरिया और वायरस या बैरूनी सेल्स को ढूंढ रहे होते हैं जो हमला कर चुके होते हैं और जो वजह बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन या मुर्दा और जख्मी सेल्स की। अब अगर एक एक्टिव माइक्रोग्लिया को मिल जाता है बैरूनी सेल, जैसे कि एक बैक्टीरिया, ये निकालता है मवाद जिसको साइटोटॉक्सिक कहते हैं, जो मार सकता है इन बैरूनी सेल्स को। मिसाल के तौर पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको यहाँ मैं सिर्फ ROS लिखूंगी, जो मार सकता है बैक्टीरिया जैसे सेल को। और साइटोटॉक्सिक का बाहर निकलना एक अहम फंक्शन है माइक्रोग्लिया का। अब जब माइक्रोग्लिया मार देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया हो जाएगा तब्दील मलबे में, टूटे हुए टुकड़े बैक्टीरिया के। और माइक्रोग्लिया का सबसे पसंदीदा काम है मलबे को खाना। और ज़रूरी नहीं है कि ये बैरूनी सेल का मलबा हो, जैसे कि बैक्टीरिया। ये हो सकता है कोई भी सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर वो मरा हुआ है या ज़ख्मी है और इसका मलबा है, बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसा सेल जो नॉर्मल और सेहतमंद ना हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, माइक्रोग्लिया इसको खा जाएगा। वो इसको अपने सेल के अंदर ले लेगा और तोड़ देगा इसको मज़ीद और छोटे टुकड़ों में। तो ये एक और अहम फंक्शन है माइक्रोग्लिया का, जिसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसका मतलब है सेल्स खाना या मलबा खाना, जिस तरह दूसरे सेल्स करते हैं पूरे जिस्म में। जब वो मैक्रोफेजेस की तरह होते हैं, वो दिखने में बिल्कुल एक्टिव माइक्रोग्लिया की तरह होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शंस इसी तरतीब में हों। अगर माइक्रोग्लिया टकराता है किसी गैर मामूली चीज़ से, इस पे फैगोसाइटोसिस का अमल चला देता है, तो वो अमूमन माइक्रोग्लिया को जगा देता है और हो सकता है कि वो अब निकालना शुरू कर दे साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स या दूसरे मवाद जो इंटरैक्ट करते हैं इम्यून सेल से, ताकि मजीद जगा सकें इन्फ्लेमेशन को।
اب جب مائکروگلیا کھا جاتا ہے ملبے کو تو وہ سر انجام دیتا ہے اپنا اگلا اہم فنکشن، جس میں وہ اٹھاتا ہے وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ملبے کے جو اس نے کھائے تھے اور چپکا دیتا ہے چھوٹے ٹکڑے ان کی سرفیس پر تاکہ دوسرے سیلز دیکھ سکیں، خاص طور پر دوسرے سیلز امیون سسٹم کے جیسے کہ لیمفوسائٹس۔ یہ لیمفوسائٹس پھر یہاں آئیں گے اور وہ پہچان لیں گے یا پھر وہ دیکھیں گے ملبے کے ان ٹکڑوں کو جو اس مائکروگلیا نے کھائے تھے اور اب جنہیں پیش کیا جا رہا ہے اس کی سرفیس پر لیمفوسائٹ کے لیے۔ کوئی بھی ایسا مالیکیول جو ایک سیل امیون سسٹم کا پہچان لیتا ہے، ہم اس کو اینٹیجن کہتے ہیں۔ تو اس فنکشن کو کہتے ہیں اینٹیجن پریزنٹیشن۔ اس اثر کے ساتھ کہ یہ امیون سیلز انفلیمیشن میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور انفلیمیشن کو زیادہ مخصوص بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس اینٹیجن کے لیے، خاص طور پر اگر وہ کسی بیرونی سیل سے ہے، تاکہ مائکروگلیا ہو جائے ایکٹیو اس انفلیمیشن کی وجہ سے، اور مائکروگلیا خود بھی بڑھاوا دیتا ہے اس انفلیمیشن کو۔ لہٰذا مائکروگلیا ایک اہم کردار نبھاتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کی انفلیمیشن میں۔ ان فنکشنز کے ساتھ ساتھ مائکروگلیا کرتا ہے انفلوئنس نیورونز، دوسرے گلیا اور دوسرے سیلز کو امیون سسٹم کے مختلف مادوں کے تبادلے کے ذریعے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔